5 धर्म वाली बहू की जन्माष्टमी। सुनती हो, आज नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? हाँ बीना, आप में तो सब्र नाम की चीज ही नहीं है। आपको पता है ना, मैं सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं सबको खाना देती हूँ। हाँ बाबा, पता है मुझे। अगर अब कान्हा जी को भोग लगा लिया हो तो मुझे नाश्ता दे दो, काम पर भी जाना है मुझे। मीरा अपने पति आलोक, बेटी आराध्या और बेटे गोपाल के साथ रहती थी। मीरा बचपन से ही कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। मीरा के जीवन में आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जिस दिन उसने कृष्ण भगवान की पूजा ना की हो। मीरा के जीवन में उसके लिए सबसे बढ़कर कृष्ण भगवान ही थे। माँ, इस बार जन्माष्टमी में मुझे कृष्ण बनना है। मैं भी इस बार दही हांडी फोड़ूंगा। ठीक है मेरे नन्हे गोपाल, इस बार जन्माष्टमी में तुम ही कृष्णा बनोगे। मैं तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे लिए कृष्णा के कपड़े, बांसुरी और प्यारा सा मोर पंख मंगवाऊंगी। मीरा का पूरा परिवार जन्माष्टमी के त्योहार का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और जन्माष्टमी के त्योहार को अब मुश्किल से सिर्फ 2 हफ्ते रह जाते हैं। सुनिए जी, शाम को आते आते गोपाल के लिए कृष्णा के कपड़े ले आना, वरना जन्माष्टमी के करीब कपड़े मिलने में परेशानी हो जाती है। ठीक है, मैं शाम को आते आते सारी चीजें ले आऊंगा। आलोक एक टैक्सी ड्राइवर होता है। रोज की तरह आलोक अपनी टैक्सी चला रहा होता है कि तभी आलोक की टैक्सी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे आलोक की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में आलोक तो बच जाता है, लेकिन आलोक को काफी गहरी चोट आती है, जिसके चलते डॉक्टर आलोक को काफी दिनों का बेड रेस्ट बता देते हैं। आलोक के काम पर ना जाने की वजह से अब धीरे धीरे मीरा के घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। मीरा भी कई जगह काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। हे हाय गुरप्रीत, ये मीरा क्यों इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है? तुसी सही कह रहे हो मीरा, मैनू भी कई दिनों से नहीं दिखी। अस्सलाम वालेकुम जेनिफर और गुरप्रीत बाजी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गुफ्तगू चल रही है आप दोनों में? नथिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टू मीरा। हमें कई देर से नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए। आप फरमा तो बिल्कुल सही रही हैं। एक काम करते हैं, हम सभी मीरा बाजी के घर की तरफ तशरीफ लेते हैं, क्या पता उनकी तबीयत नासाज हो। मीरा की बात सुनकर जेनिफर और गुरप्रीत मीरा के घर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में इंद्राणी मिल जाती है। तुम्हारा शबाई किधर है अच्छो? हम सभी मीरा बाजी के घर तशरीफ ले जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। जिसके बाद मीरा की चारों पड़ोसन एक साथ मीरा के घर जाती हैं। मीरा अपनी चारों पड़ोसन को एक साथ देखकर कहती है, अरे आप सब यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? क्यों यार, सब ठीक तो है, कई दिनों से दोनों दिखाई नहीं दी। या मीरा, एवरीथिंग इज फाइन। सबके पूछने पर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी चारों पड़ोसन को अपने घर के हालातों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ये सब तुझे और तुमने हमें आमिदेर बोले नान। हाँ मीरा बाजी, हम सब आपके पड़ोसी हैं और आपने एक बार भी हमें इस बारे में बताने की कोशिश भी नहीं की। मैं नहीं चाहती थी कि आप सब लोग मेरी वजह से परेशान हो, इसलिए मैंने आप लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लीव ऑल दिस बिहाइंड, वी विल हेल्प यू नाउ। नेबर्स होते ही एक दूसरे की मदद के लिए हैं। और तुझसे बिल्कुल सही कह रवानगी, हमें ਤੁਹਾਡੀ मदद के लिए। अपनी चारों पड़ोसन की बात सुनकर मीरा खुश होती है, जिसके बाद चारों पड़ोसन अपने अपने घर जाती हैं। मीरा के परिवार के लिए बहुत सारी चीज लेकर आती हैं, जैसे चीनी, आटा, चावल, मसाले, तेल। ये सब इकट्ठा करके चारों पड़ोसन मीरा को दे देती हैं, जिसे देखकर मीरा बहुत खुश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप आज ना होते तो मेरा पूरा परिवार तो भूखा ही मर जाता। मैं आप सबका एहसान कैसे चुकाऊंगी? इसमें एहसान वाली क्या बात है? एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? अपनी चारों पड़ोसन की वजह से मीरा को कुछ दिनों के लिए अपनी परेशानियों से छुटकारा तो मिल जाता है, लेकिन जन्माष्टमी सर पर होने की वजह से मीरा बहुत परेशान होती है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं लोगों के लिए कपड़े सिलना शुरू कर दूं। घर में सिलाई मशीन तो रखी हुई है,
थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे और जन्माष्टमी का त्योहार भी बन जाएगा। मीरा, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आज तुम्हें और पूरे परिवार को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। वो तो भला हो हमारी पड़ोसन का, जो हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारी मदद करी। भगवान करे ऐसे पड़ोसी हर किसी को मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों वो चारों अलग अलग धर्म की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। खुले दिल से सबने मेरी मदद की है। जिसके बाद मीरा अब अपने मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और जन्माष्टमी को सिर्फ एक दिन रह जाता है। हे कान्हा, अब मैं क्या करूं? कल जन्माष्टमी है, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही जमा हो पाए हैं। इन 500 रुपए में मैं जन्माष्टमी कैसे मनाऊंगी? हर साल मैं इतनी धूमधाम से अपने कान्हा जी की तैयारी करती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ हो पाएगा। मीरा इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी सारी बातें इंद्राणी सुन लेती है, जिसके बाद इंद्राणी जाकर सबको सारी बातें बता देती है। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? वो मैंने एक तरकीब सोची है। हम लोग मिलकर मीरा के लिए जन्माष्टमी की तैयारी करते हैं। बड़े नेक ख्यालात हैं आपके। हम सभी मीरा बाजी के लिए जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे। हम सब एक एक करके आपस में काम बांट लेते हैं। ग्रेट आइडिया। अमर प्रसाद की तैयारी करे छे। हम जाकर बाजी के घर और मंदिर को सजाएंगे। मैं और जेनिफर जाकर जन्माष्टमी के लिए कपड़े लेकर आंदी सी। चारों पड़ोसन आपस में काम बांट लेती हैं और जाकर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। आज जन्माष्टमी का दिन होता है, इसलिए मीरा अपने मन को शांत करने के लिए मंदिर चली जाती है। मीरा के बाहर जाते ही मीरब जल्दी से आती है और मीरा के मंदिर और घर को फूलों से सजा देती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी पड़ोसन भी अपने अपने काम करती हैं। थोड़ी देर बाद जब मीरा अपने घर आती है तो मंदिर और घर को फूलों से सजा देख हैरान रह जाती है। हे कान्हा, मेरे घर इतने सारे फूलों से किसने सजाया? मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है और मेरे कान्हा जी की बांसुरी भी कितनी सुंदर लग रही है। मीरा इतना कही रही होती है कि तभी वहाँ मीरा की चारों पड़ोसन आ जाती हैं। मीरा बाजी, मंदिर अच्छा लग रहा है ना? इसे मैंने अपने हाथों से सजाया है। इसे आपने अपने हाथों से सजाया है? ओनली यही नहीं, हम तो जन्माष्टमी के लिए ये क्लोथ्स भी लेकर आए हैं और अम्मा जन्माष्टमी के लिए प्रसाद भी बनाई है। आप लोगों ने मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है। ये तो अड्डी नहीं, सानू क्यों भी परिवार है। हम लोग तुम्हें ओनली नेबर नहीं, फैमिली मेंबर भी मानते हैं। अपनी चारों पड़ोसन की बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख चारों पड़ोसन मीरा को गले लगा लेती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। 12 बजने के बाद मीरा अपना व्रत खोलती है और सभी 5 पड़ोसी मिलकर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। 5 बहुएं एक साथ गाते हुए, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। मीरा बाजी, अब हमारा छोटा सा गोपाल दही हांडी को फोड़ेगा। जिसके बाद गोपाल दही हांडी को फोड़ता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और ऐसे ही 5 अलग अलग धर्म वाली बहुएं साथ मिलकर खुशी खुशी जन्माष्टमी का त्योहार बनाती हैं। अजी, आप तो जानते हैं हम कितने अमीर घर के हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बेटे किन्हीं गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएं। तो मैं सोच रही थी कि उन दोनों की शादी कर देती हूँ, पर पंडित जी ने कोई लड़की नहीं बताई अभी तक। कोई बात नहीं, मेरा दोस्त महेश है ना, उसकी 2 बेटियां हैं, आलिया और पूजा, बहुत अच्छे घर की हैं। हम अपने बेटे की शादी उन दोनों से करवा देते हैं। अजी, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला जैसे ही अपने नौकरों से कहकर गेट खुलवाती है तो देखती है उसके दोनों बेटे नितिन और सागर 2 लड़कियों के साथ गले में वरमाला डाले खड़े हुए थे। नितिन बेटा, सागर बेटा, ये तुम दोनों के साथ कौन लड़कियां हैं? एक तो साड़ी में है और दूसरी ने छोटे कपड़े पहने हैं। और सागर, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू विदेश से लौट रहा है? हाँ बेटा,
अगर तू हमें बता देता तो हम तुझे एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाते। सॉरी पिताजी, मैं इतनी जल्दबाजी में आया कि मैंने कॉल ही नहीं किया। और ये जो लड़की है उसका नाम डेजी है और आपके घर की छोटी बहू। नमस्ते माँ जी, पापा जी। अरे मोरी मैया, ये तूने क्या कर दिया सागर और नितिन? तू भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके आ गया? क्यों बेटा, तू तो काम करने गया था। सॉरी माँ, गया तो मैं काम से ही था। आपने जिस जमीन को खरीदने के लिए भेजा था वो रसिका के पिता ने 5 करोड़ में खरीद ली है। मैं उस गांव से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर बारिश इतनी हुई कि उसी के घर में ठहरना पड़ गया। और 2-3 हफ्तों में मुझे रसिका की इतनी आदत हो गई कि मैं उसे अपनी पत्नी बना लिया और यहाँ ले आया। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब बहुत जल्दबाजी में हो गया और यही गलती मेरे छोटे भाई ने भी की है। पर आप समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों अपनी पत्नियों के साथ खुश रहेंगे। ए भगवान, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। इसीलिए तुम दोनों को इधर उधर काम पे भेजा था कि काम के बदले नैन मटक्का करके शादी करो। देख रहे हैं ना आप विवेक जी, इन दोनों बच्चों ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अभी उनकी शादी की बात ही कर रही थी और ये अपनी पसंद की जोरू लेकर आ गए। माँ जी, आप हम चारों को एक मौका तो दीजिए। सब कुछ अच्छा होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। यस मॉम जी, एक बार आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। ये देखो विदेशी बहू कैसे बोल रही है। अरे इस पर कटी आई सफेद चमड़ी को शब्द भी बोलने नहीं आते हैं। नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं इन दोनों को अपनी बहू नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ कमला, जो हो गया सो हो गया। अपने बच्चों की खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकती हो? हाँ, चलो अंदर से थाली लाकर दोनों बहू का गृह प्रवेश करो। तुम्हारे दोनों बेटे भी काफी समय बाद आए हैं। ऐसे आके क्या दिखा रहा है? लाती हूँ। फिर कमला अपने दिल पर पत्थर रखकर दोनों बहू की आरती कर उनका गृह प्रवेश करवाती है। फिर दोनों देसी और विदेशी बहू उसके पैर छूती हैं, तो कमला मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद विवेक अपनी दोनों बहू से कहता है, बहू अब जो हो गया उसे तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारी सासू माँ तुमसे ठीक से बात करने लगे। तुम दोनों मिलकर उसके लिए कुछ बना कर लेकर आओ। ऑलराइट पापा जी, पर खाने में बनाना क्या है? हाँ पापा जी, बताइए, कुछ देसी खाना बनाए या विदेशी? ओहो, रहने दो। मैं तो भूल गया कि कल तुम्हारी पहली रसोई है जो कि रसम से शुरू होगी। ये तो कमला ही करवा सकती है। जाओ आराम कर लो। आराम क्या पापा जी, हम दोनों मिलकर थोड़ा काम ही कर लेते हैं। अब आप नौकरों को भेज दीजिए, हम दोनों बहू मिलकर घर का काम संभाल लेंगी। ठीक है बहू। विदेशी बहू वैक्यूम क्लीनर लेकर हॉल साफ करती है जहां सास टीवी देख रही थी और विदेशी बहू कपड़े से तस्वीर साफ करती है। तभी कमला टीवी पर देखती है कि विदेशी लोग कैसे नॉनवेज खाना खाते हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ये देखकर कमला को घिंसी हो जाती है। वो टीवी बंद करके उठती है कि विदेशी बहू के सर से उसके सिर की टक्कर हो जाती है। अरे मोरी मैया, अरे राम, फोड़ दिया मेरा सर। नास पीटी चुड़ैल करमजली, तुझे मेरे सामने ही आना था। ओह आउच, मुझे भी लग गई। सॉरी मॉम जी, गलती से हो गया। और ये नास पीटी चुड़ैल करमजली क्या होता है? बेड़ा गर्क हो तेरा। चली जाओ तुम दोनों तो मेरे सामने से। एक तो ये छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, ऊपर से बाहर चिकन, मटन, मछली, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। मॉम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। हाँ माँ जी। चुप एकदम, तुझसे कुछ पूछा मैंने? दोनों को आए हुए 4 घंटे नहीं हुए और एक दूसरे की तरफदारी कर रही हूँ। और फिर कमला दोनों बहू को सुनाते सुनाते बिल्कुल थकती नहीं है। इतने में दोनों के पति आ जाते हैं और अपनी पत्नियों को ले जाते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन कमला को ना चाहते हुए भी अपनी दोनों बहू को पहली रसोई की रस्म के बारे में बताना होता है। माँ जी, हम दोनों को पहली रसोई में क्या बनाना है? देसी बहू तो गांव वाले काम जानती होगी, लेकिन इस विदेशी बहू को तो कुछ नहीं आता। इसी को ही सबक सिखाऊंगी अब मैं। हाँ तो बड़ी बहू, तुम छोले पूरी बना लो।
दही भल्ले बना लो। और तू छोटे कपड़े वाली बहू, शाही पनीर, मटर पनीर, चाप, कड़ी, पकौड़े, नान, रायता और मीठे में खीर बना देना। ओह माय गॉड, मॉम जी ने मुझे कितना सारा काम दिया है। कर लेगी ना तू विदेशी बहू? यस मॉम जी। फिर रसिका फटाफट अपना खाना बना लेती है, क्योंकि सास ने उसे कुछ खास काम दिया ही नहीं था। वहीं विदेशी बहू को खाना बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। डेजी, तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, आपने इतना बता दिया, अब मैं कर लूंगी। ठीक है, माँ जी बुला रही हैं, मैं बाहर मेहमानों को खाना खिला देती हूँ, तुम भी बना लो। फिर रसिका बाहर सबको खाना खिला देती है। सब विदेशी बहू के हाथ का खाना खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विदेशी बहू ने पूरी रसोई में तहस नहस कर दिया था। सारी सब्जी मसाले सब बिखरे हुए पड़े थे। ओफो, करम जली नासपीटी कहीं की, ये तूने क्या किया? पूरी रसोई बर्बाद करके रख दी मेरी। अच्छा है बड़ी बहू ने खाना बना दिया, वरना मेहमान तो भूखे रह जाते। सॉरी मॉम जी, मैंने कोशिश करी थी, पर मुझे आता नहीं है अभी कुछ। इतना कहकर विदेशी बहू फूट फूट कर अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है और अपने मेहमानों को विदा कर देती है। रसिका उसकी ये हालत देखकर कहती है, डेजी शांत हो जाओ, अब तुम यहाँ तो रहती नहीं हो जो तुम्हें यहाँ के काम आएंगे, पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सारे देसी काम सिखा दूंगी यहाँ पर। फिर माँ जी ऐसे गुस्सा नहीं करेंगी। थैंक यू दीदी। फिर रसिका अपनी विदेशी देवरानी को घर की सारी देसी काम सिखाती है, खाना बनाने से लेकर सफाई तक, और वो 1 महीने के भीतर सब कुछ सीख जाती है। अचानक से रसिका एक दिन बीमार पड़ जाती है तो कमला कहती है, अरे बहू, तुझे तो बहुत बुखार हो रहा है। हाँ माँ जी, आज तो उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, तू दवाई ले ले, अब घर का काम कौन करेगा? नौकर तो तुमने पहले ही भगवा दिए थे। मॉम जी, मैं हूँ ना, मैं घर के काम संभाल लूंगी। हाँ, देखा था तेरा काम, पहली रसोई वाले दिन ही सब बर्बाद करके रख दिया था। अब मुझे दोबारा से तहस नहस नहीं करवाना। माँ जी, आप उसे एक मौका तो दीजिए। ठीक है। फिर विदेशी बहू धीरे धीरे रसोई की सफाई करती है और खाना बनाती है। ये करते हुए उसे 3-4 दिन बीत जाते हैं और वो सबका ख्याल भी रखती है और अपनी जेठानी की सेवा भी करती है। एक शाम खाना खाते वक्त कमला की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मॉम जी, क्या हुआ? खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? नहीं बहू, बल्कि तूने इतना अच्छा बनाया है खाना कि मैंने तुझे जो जो कहा था अब बहुत चुभ रहा है। 3-4 दिन से तूने इस घर का इतना ख्याल रखा और इतना अच्छा खाना बनाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दे बहू। मुझे यकीन था कमला, एक दिन तुम्हें विदेशी बहू की भी अच्छाइयाँ दिख जाएंगी। मैंने तो कहा था डेजी, बस तुम्हें सीखने की देरी है। बहू माफ कर दे। अरे मॉम जी, आपको ऐसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो नो रोना धोना, अब सेलिब्रेशन होना बस। फिर सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में एक पार्टी होती है, जहाँ कमला अपनी दोनों बहू का इंट्रोडक्शन सबसे करवाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।